ये टोनी स्टार्क कौन है? कौन सा आयरन मैन घुस गया अपने क्लास में? अरे अटेंडेंस लागायची की नाही? चलो, एवरीवन इज इंस्ट्रक्टेड कि आप लोग जो है रेगुलर क्लासेस करो, क्योंकि आपका पेपर्स जो है ऑफलाइन कंडीशंस होने के फुल चांसेस है ना। ठीक है, अभी पेपर में आ गया है कि स्टूडेंट्स को ऑफलाइन आना है ना। तो अभी जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ऑनलाइन वाले भी जो पार्ट है वो फिर से रिपीट नहीं होगा, क्योंकि सेशंस कंप्लीट होते तक अपना पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कंटिन्यू रखो एंड डोंट थिंक दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स। ठीक है, सब्जेक्ट बैक रहते हैं तो ऑफलाइन लिखना पड़ेगा। शायद एमसीक्यू आपका पेपर होगा सेशनल 1 और डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। ठीक है, एट द सेम टाइम पिछली बार केस जैसे हुआ था ना, आपको डिस्क्रिप्टिव को पीडीएफ हमको सेंड करना था, वैसे ही आपको इस बार सेंड नहीं करना है। नाउ यू हैव टू कम टू द कॉलेज एंड सबमिट योर कॉपी। ठीक है, तो ऐसे नोटिस निकली हुई है एग्जाम्स की, और आगे आपके दिवाली के बाद एग्जाम्स कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बी सीरियस एंड ट्राई टू कंटिन्यू योर क्लासेस रेगुलरली। बस इतना ही मुझे बताना है, ये आपके सिर्फ वार्निंग के लिए है। ठीक है, क्योंकि क्लास नहीं करते हो फिर कुछ नहीं आएगा तो टाइम पे सब पैनिक करोगे, इसलिए बेटर है कि अब भी क्लासेस अच्छे से करो, क्योंकि दिस इज योर फाइनल ईयर नाउ। you cannot afford any of the बैक सब्जेक्ट्स। कोई कंपनी आती है ना तो आपके बैक सब्जेक्ट्स जो इसके रहते हैं ना वो अलाउड नहीं करते, तो रेगुलर रहो क्लास में। नाउ today we are going to start a new chapter which is called as circuit breakers। हमने ना अभी तक के बेसिक जनरल सेफ्टी पढ़ा है ना, जो प्रोटेक्टिव रोज रीडिंग चेक करत जा, जर रीडिंग जास्त असली ना तर ऑफिस मध्ये येऊन अप्लिकेशन देऊन द्या, एक बिलची झेरॉक्स अप्लिकेशन टाकून। प्रतीक माइक ऑफ करो। प्रतीक माइक ऑफ करो। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने प्रोटेक्टिव जोन्स का बारे में पढ़ा था। प्रोटेक्टिव जोन्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव सिस्टम कैसी होती है, प्रोटेक्टिव सिस्टम कैसे होनी चाहिए, आइडियली वो कैसे बिहेव करनी चाहिए, है ना। उसको फास्ट होना चाहिए, क्विक ऑपरेशन देना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करते आना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सिलेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो लास्ट चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ लिया था, जो बेसिक है और विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो भी स्विच गेयर्स है वो स्विच गेयर्स को भी प्रोटेक्शंस नीडेड होती है। तो स्विच जो इंटरप्टिंग डिवाइसेस होती है, स्विच गेयर्स आर नथिंग बट अ इंटरप्टिंग डिवाइस। इंटरप्ट क्या कर रहे हैं, करंट को इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब आगे करंट को जाने से रोक रहे हैं ताकि सिस्टम्स जो है खराब ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी एक ब्रेकडाउन हमको लाखों का नुकसान दे सकता है। तो हम सर्किट ब्रेकर भी बंद नहीं कर सकते, है ना। कंटिन्यूस सप्लाई हमेशा चाहिए रहता है लाइंस में। तो ये लाइंस को अगर नहीं मिल रहा है तो फुलफिल दिस विथ अनदर बैकअप प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड रहते हैं, है ना। आइसोलेटर्स डालो ताकि सर्किट ब्रेकर जब ओपन हो जाए तब ये आइसोलेटर्स क्या हो गए, यहाँ पूरा फ्री मेंटेनेंस फ्री हो जाए, ये एरिया जब खराब हो गया वो अच्छे से ऑपरेट हो जाए। और स्विच डालो, ये सारी चीजें जो है ना वो क्या है, एक स्विच गियर्स है, विच आर गियर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्विचिंग कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कंडीशंस कर रहे हैं, है ना। जिसमें वन ऑफ द मेन पार्ट जो आ रहा है वो सर्किट ब्रेकर्स का आ रहा है। क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर्स का काम क्यों है, क्योंकि ये कंडीशंस पे वर्क हो रहे हैं, फॉल्टी कंडीशंस में वर्क हो रहे हैं।
ये जो आइसोलेटर्स आगे में जो लगे रहते हैं ना, ये आइसोलेटर्स को अक्कल नहीं रहती, ठीक है। ये क्या होता है, इसको जब ऑन करना है ऑफ करना है ना, ये मैनुअली होता है। मैं खुद जाके उसको बताऊंगी, इंस्ट्रक्शन दूंगी कि ऑन मतलब ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, तब जाके वो ऑन ऑफ होगा। इसको खुद की वैल्यूज जो है पता नहीं रहती है, पर सर्किट ब्रेकर्स को है। सर्किट ब्रेकर्स की वैल्यू अगर मैंने सेट कर दी, जैसे हम लोग छोटे वाले घर पे करते हैं, 30 एम्पियर का अगर मैंने क्या कर दिया, एमसीबी लगा दिया। सर्किट ब्रेकर ही है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स को अगर मैंने 30 एम्पियर का करंट लगा दिया, तो वो क्या करेगा कि 30 के ऊपर अगर गया, 31 एम्पियर गया, है ना, तो थोड़े देर के लिए होल्ड करेगा 4 सेकेंड्स, बाद में वो क्या करेगा, पट से ट्रिप ऑफ कर देगा, है ना। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, तो ये ट्रिप ऑफ कर देगा। तो इसको पता है कि एक सेट वैल्यू है, सेट वैल्यू के ऊपर गया तो वो वैल्यू कट हो जाएगी। पर इस वजह से जो ये 31 का करंट है ना, अगर मैं हाई एरियाज में, हाई वोल्टेजेस के एरिया में काउंट करूँ, ये 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू द 1000 एम्पियर, ऐसे पकड़ो। ये करंट क्या करेगा, ये पूरे सर्किट ब्रेकर को डैमेज करने का कोशिश करेगा, है ना। तो इसीलिए उसको समझने के लिए हम रिलेज यूज करते हैं, ताकि रिले मोर इफिशिएंटली पता करे कि करंट कैसे आ रहा है। अगर करंट कैसे, सीटीज पता करेगा कि करंट कैसे आ रहा है, रिलेज उसको बताएगा कि ठीक है, अभी करंट जो है एबनॉर्मल कंडीशन है, सर्किट ब्रेकर को जल्दी से बताना पड़ेगा कि आगे का सर्किट ब्रेकर खराब हो रहा है। तो ये कंडीशंस जो है वो हमको ऑपरेशंस थ्रू हमेशा रखने पड़ते हैं। मतलब एक पूरा प्रोसेस रहता है ना। तो एक को बचाने के लिए मुझे हर एक इक्विपमेंट्स कनेक्टेड वहाँ पे रखना पड़ता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो मेन काम कर रहा है सर्किट्स को क्लोज सेफ करने का जो पार्ट होता है, वो सर्किट ब्रेकर होता है ना। हमारे घर पे भी क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर ही है जो ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट करंट से मुझे सेव कर रहा है, करता है कि नहीं, है ना। वैसे ही बड़े एरियाज में, सब स्टेशंस में, है ना, बाहर में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हो, इस कंडीशंस में मुझे सर्किट ब्रेकर्स जो है दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वर्क होता है इन फॉल्टी कंडीशंस। तो फॉल्टी कंडीशंस में ऑटोमेटिकली वर्क करने के लिए इसको भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, फीचर बना के रखना पड़ेगा, है ना। फॉल्टी कंडीशंस में ऑपरेशन करना है तो इसको भी कुछ कुछ बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे आप करो, ये सर्किट ब्रेकर में कैसा वर्क होना चाहिए। पहली तो चीज ये, है ना। कोई भी फीचर्स देखते हैं मोबाइल के तो कैसे होने चाहिए, उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसका वेट कम होना चाहिए, स्लिम एंड ट्रिम होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये फीचर्स में आ गए। तो फीचर्स जो है ना सर्किट ब्रेकर्स के कैसे होने चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिकेशंस क्या कैसे होने चाहिए। स्पेसिफिकेशंस में क्या इंक्लूड होता है कि जैसे मोबाइल की बात कर रहे थे, स्पेसिफिकेशन में क्या हो गया कि वो उसकी बैटरी कितनी एमएच की बैटरीज है ना। कितना उसमें कितने वाट का चार्जर लगेगा, कितने देर में चार्जिंग होगी, है ना। ये जो चीजें स्पेसिफिकेशंस हो गई। वैसे ही इसमें भी स्पेसिफिकेशन है, कितना एम्पियर का करंट कितने देर तक होल्ड कर सकता है, हाउ मच करंट इट होल्ड्स फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, है ना। हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं, एकदम से लोड बढ़ गया तो क्या करेंगे। कैसे लोड्स बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ठीक है, हम तो लोड यहाँ पे ऐसे बता रहे कि एरिया का पकड़ लेते हैं, एकदम से सभी ने क्या कर दिया, लाइट्स बंद कर दिया, ठीक है, एकदम से लाइट बंद कर दिया, तो अब पूरे घर के सभी लाइट्स जो है वो पूरा बंद है। तो वहाँ पे क्या हो गया, पूरा ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर लोडिंग आ गया कि जो भी करंट मैं यहाँ भेज रहा था वो वहाँ भी स्टॉप हो गया, पर एकदम से स्टार्ट हो गया। अब ये करंट, ये क्या हो गया, ये इसको समझ में नहीं आएगा, एकदम से बर्डन आ गया, अगेन ये कुछ तो भी गड़बड़ करेगा, और करेंट्स जो यहाँ पास होगा कभी फास्ट में जाएगा, कभी इररिलेवेंट जाएगा, है ना, फ्लक्चुएशंस क्रिएट करेगा। ये कैसे भी क्रिएट होता है। तो ये जो चीज है, ये फ्लक्चुएशंस पे कैसे वर्क होते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द दिस इन दिस चैप्टर। और सर्किट ब्रेकर्स कौन से टाइप के होते हैं, ये चीज देखेंगे। हम लोग ने बेसिक थिंग्स जो है वो पढ़ लिया है। क्या पढ़े हैं बेसिक में, कि सर्किट ब्रेकर्स जो है ईएमडब्ल्यू में पढ़ा था कि सर्किट ब्रेकर्स कौन से टाइप के होते हैं। मिनिएचर पढ़ा है, रेसिडियल सर्किट्स पढ़े हैं, है ना, ईएलसीबीस पढ़ा है
है ना। आरसीसीबीज, एमसीबीज, ईएलसीबी, ये तो थे लो इसके क्या बोलते हैं, लो ट्रांसमिशन के थे, है ना। पर अभी जो है हाई ट्रांसमिशन वाले अगर मुझे बता करने हैं तो मैं हाई ट्रांसमिशन के लिए कौन से वाले सर्किट ब्रेकर्स यूज करूंगी। अच्छा, वो सर्किट ब्रेकर्स दिखते कैसे हैं। अच्छा, उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है कि जिस वजह से वो ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में हमने मैकेनिज्म्स देखे थे जो ओवरलोड कंडीशन और ऑफलोड कंडीशंस को कैसे ऑपरेट कर रहे थे, ये सारी चीजें वहाँ पे मेंशन किए थे, है ना। तो वही थिंग जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पर बड़े वाले एरियाज में, हाई लेवल्स पे हाई वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर्स कैसे होते हैं, कितने रेंज के अवेलेबल होते हैं, उसमें करंट कितना देते हैं, ठीक है, ये सारी जो चीजें यहाँ देखेंगे। नाउ वी एज वी नो करंट इंटरप्टिंग डिवाइसेस, तो जो भी ऑन ऑफ करने के कंडीशंस के डिवाइसेस होते हैं ना, वो करंट इंटरप्टिंग डिवाइसेस कहलाते हैं, जिसमें आता है लोड स्विच। तो लोड स्विच मीन्स बटन्स जो होते हैं कि नहीं ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो ऑन ऑफ करने के लिए लोड स्विचेस यूज किए जाते हैं। विचार कर, आप लोग ने कॉलेज में आके लोड स्विचेस देखे होंगे ना, ऐसे कुछ ब्लैक कलर के ऐसे थे, ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, है ना। वही चीज जो है यहाँ पे यूज हो रहे हैं, पर अलग अभी तो अलग अलग टाइप के नए नए आ गए हैं, ट्यूबलर आ गए हैं और स्मार्ट वाले स्विचेस आ गए हैं। नेक्स्ट इज फ्यूजेस। नाउ वन मोर थिंग इज करंट इंटरप्रेटिंग डिवाइसेस में आते हैं फ्यूजेस। हमने फ्यूजेस के बारे में भी पढ़ा है, फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स अलग क्यों होते हैं ये चीज भी पढ़ा है। आइसोल आइसोलेटर्स, अच्छा आइसोलेटर्स हमने नहीं पढ़ा है, पर हमको इतना पता है कि ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज होता है और खुद से स्टार्ट होने वाला नहीं है ना। ये क्या है, खुद से स्टार्ट होने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करता है, दिस वर्क्स मैन्युअली, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन या फिर एबनॉर्मल कंडीशंस में जब भी मुझे ओपन करना है, मुझे मैनुअली ही ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोलेटर्स का है। नेक्स्ट इज अर्थिंग स्विच। आइसोलेटर्स कभी भी ऐसे वर्क नहीं होते, कब होंगे वर्क, जब सर्किट ब्रेकर जो है ना वो ऑन के जगह पे ऑफ कंडीशंस में चला जाएगा। अब करंट नहीं जा रहा, इस कंडीशंस में जब यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं रहेगा ना, तब लोड आइसोलेटर्स को जो है ना वो ओपन करते हैं, तब तक ये ऑन कंडीशंस में ही रहते हैं ताकि आगे की सप्लाई को करंट ना जा सके। तो क्या करते हैं, सर्किट सपोज यहाँ पे क्या है, सर्किट ब्रेकर है, ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, आइसोलेटर्स यहाँ पे लगे, मेरा डिवाइस यहीं पे कोई तो भी फॉल्ट आया है और ये फॉल्ट आने की वजह से मैंने क्या कर दिया, सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दिया। वो सर्किट ब्रेकर ऑफ कर दिया मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे जो चलते वाला करंट है ना, इसमें जो करंट है वो करंट आगे ना जाए, इसलिए क्या करते हैं, और मेंटेनेंस रहे, इधर का करंट यहाँ का करंट यहाँ शिफ्ट ना हो, ये इसीलिए क्या करते हैं, आइसोलेटर्स को हम यहाँ लगा देते हैं और ऑफ कंडीशन जो ऑन कंडीशन है उसको ओपन कर देते हैं। तो सिर्फ अभी इतना पोर्शन जो है ना, वो पोर्शन है जो मेंटेन करने का है, क्योंकि यहाँ से तो मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से भी ऑफ है, तो यही लाइन है, यही लाइन में कोई प्रॉब्लम है, ये लाइन को मैं जाके अभी टच कर सकती हूँ। पर अगेन वन मोर केस पे ही, अगर मैं वहाँ पे अर्थिंग स्विच लगाती हूँ, क्योंकि ये करंट में भी कभी कभी करंट रहते हैं, है ना, करंट ट्रैप्ड करंट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा करंट वहाँ बचा होता है, वो करंट को डिस्टर्ब करने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग स्विच लगाते हैं, जो नॉर्मली क्या होता है, ओपन कंडीशन में होता है, मतलब करंट जाना नहीं चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, पर जब करंट यहाँ पे मेंटेनेंस की बात चल रही है और मेरा हाथ लगते बराबर मुझे स्टिल करंट महसूस हो रहा है, तो मुझे वहाँ पे शॉक या फिर सीवियर डेंजरस जो सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो उस जगह पे मैं क्या कर देती हूँ कि ये अर्थिंग स्विच लगा देती हूँ और अर्थिंग स्विच को कर देती हूँ क्लोज, ताकि करंट पूरा नीचे चला जाए, जो भी इसमें ट्रैप करंट है, अब जाके मैं उसको हाथ लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है। नाउ जैसे मैंने आज बताया कि करंट इंटरप्टिंग डिवाइस भी में भी आइसोलेटर्स आते हैं। अर्थिंग स्विच अभी बताया, जो ट्रैप करंट को निकालने के लिए अर्थिंग स्विच लगता है, एंड अनदर इज सर्किट ब्रेकर।
ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। लोड स्विच, वी नो अबाउट द लोड स्विच विच इज यूज फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ कंडीशंस। उसकी भी खासियत होती है, ठीक है, ऑन ऑफ कर सकते हैं इसके लिए। पर यहाँ पे जो कंडीशंस होती है कि ये वाले स्विचेस जो है ना लोड स्विचेस, ये लोड स्विचेस पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज कम होना चाहिए, 230 वोल्ट। ठीक है, ये इसीलिए लोड स्विच वही रेंज के बने होते हैं, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 260 वोल्ट। ज्यादा से ज्यादा 300 तक लेके जा सकते हैं, ज्यादा ये नहीं होते। फ्यूजेस, फ्यूजेस इज अ सिंपल डिवाइसेस which break the circuit under abnormal condition, that is it only current interrupting devices under fault condition and is not able to make or break the circuit अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो एबनॉर्मल कंडीशन के टाइम पे वो क्या हो जाएगा, पट से बंद हो जाएगा। जैसे मैंने फ्यूजेस देखा था, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड और ये की तार, ठीक है, और यहाँ से सप्लाई जाते रहता है, तो ये करंट यहाँ से इधर से पास होते गया, ठीक है। तो ये एक ही डिवाइस है, ये इतना ही पोर्शन है, ये पोर्शन को है ना हम लोग ऐसे कोई मटेरियल से लगा देते हैं ताकि वो मटेरियल जल जाए, है ना। तो जल जाए इन सेंस ये कोई मेटालिक पार्ट ही रहेगा जहाँ से करंट जो है पास होते रहता है। अब करंट ज्यादा हो गया तो ये क्या होगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो इसका कनेक्टिविटी क्या हो गया, कट हो गया। अब ये करंट यहाँ से जाके यहाँ पे पास नहीं होता है। और ये कंडीशंस क्या होती है, सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशन में हो गई कि अगर मेरा एक्स्ट्रा करंट आ गया तो ये जल गया। अब इसको वापस से ऑटोमेटिकली वो ऑन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब तक मैं वहां पे दूसरा तार नहीं लगाऊंगी, है ना, तब तक वो नहीं चलेगा। तो इसको मेक और ब्रेक और नहीं करते आता है, ठीक है। ब्रेक तो हो जाएगा नॉर्म अंडर एबनॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन में इसको ब्रेक और मेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज माय फ्यूज। इट इज यूज्ड फॉर ओवरलोड as well as short circuit protection in medium voltages up to 33 kV and low voltage up to 400 volt installation। तो फ्यूजेस जो है इंस्टॉलेशन के लिए यूज हो रहे हैं लो वोल्टेजेस एज वेल एज मीडियम वोल्टेज। कितने वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, 33 केवी के वोल्टेजेस तक। तो जैसे मेरा पैनल एरिया है या फिर सबस्टेशन है, छोटे छोटे सबस्टेशन एरिया के सबस्टेशन है ना, तो एरिया के सबस्टेशन पे हम फ्यूजेस, इन केस मेरे पास सर्किट ब्रेकर जो है थोड़ा कॉस्टली जा रहा है, वी कैन नॉट अफोर्ड, टेम्पररी पर्पस के लिए मुझे कोई तो भी लगाना है फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए, तो मैं वहाँ पे क्या यूज करूँगी, फ्यूजेस। अभी तो मुझे पता है कि फ्यूजेस से ज्यादा कई गुना अच्छा जो है सर्किट ब्रेकर है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और उसका क्या होगा कि थोड़े लॉन्ग लाइफ तक जाएगा। फ्यूजेस को मुझे बार बार उसको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा हो जाएगा कि एक बार फ्यूजेस बहुत बार ऑपरेट हो गया ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी एक फॉल्ट आया, 1 सेकेंड में एक फॉल्ट आया, सेकेंड सेकेंड में फॉल्ट आया, और एक बार फॉल्ट आया, है ना। तो उस टाइम पे क्या हो गया, बार बार मुझे जा जाके उसको ठीक करना पड़ रहा है। दैट मेक्स द वर्कर फ्रस्ट्रेटेड, है ना। और क्या हो गया, टाइम पीरियड भी जा रहा है और आगे की जो सप्लाई है सिस्टम बंद हो रही है, विच इज द मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर लगाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको 33 केवी वोल्टेज के ऊपर कभी यूज नहीं करेंगे। दिस इज, ये वोल्टेज भी हम लोग फॉर टेम्पररी पर्पस जैसे ही यूज करेंगे। A fuse is a small, thin conductor designed to melt and separate into two pieces for the purpose of breaking a circuit in the event of excessive current। तो जैसे मैंने क्या बताया, एक small conductor होता है, पतला सा thin wire होता है, क्या हो जाता है कि वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो गया तो वो टू पार्ट में सेपरेट हो गया, है ना, ऐसे टू पार्ट में सेपरेट हो गया। अब ये पार्ट और ये पार्ट सेपरेट हो गया, तो अब करंट क्या होगा, ये क्यों मेल्ट हुआ, ड्यू टू द एक्सेसिव करंट। ब्रेक की वजह से वह एक्सेसिव करंट, अब करंट फ्लो होगा क्या, आगे जाके जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दिस इलेक्ट्रिक पार्ट इज अ स्मॉल लेंथ थिन वायर, स्मॉल लेंथ थिन वायर्स का बना होता है। नॉर्मली हम टिन या टिन लीड के वायर्स जो है यूज करते हैं फॉर फ्यूज के लिए। तो जैसे हम लोग
सोल्डरिंग करते हो कि नहीं, सोल्डरिंग के लिए वायर होता है ना, वो वायर पट से जल जाता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है ना, यू मस्ट हैव सीन दैट मेल्टिंग पॉइंट। तो वो मेल्टिंग पॉइंट कब हो गया, उसको जैसे ही हीट मिल गई या फिर टेम्परेचर ज़्यादा करंट आ गया तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। वैसे ही फ्यूज का थोड़ा सा जो है वो मेल्ट कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होता है। एक्सेसिव करंट मतलब क्या होता है, करंट ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर वो वाली लाइंस पे जो होता है बहुत भारी पड़ जाता है, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, जल जाता है। अब फ्यूजेस फ्यूजेस होते हैं बहुत टाइप के, ठीक है। कुछ टाइप के जो है आप लोग ने यूज किए हैं, कुछ टाइप के जो है हम लोग ने अ, देखे नहीं है। तो अब सिर्फ इतना कुछ पूछेगा नहीं, टाइप्स पूछेगा, उसमें से सबसे ज्यादा जो पूछेगा ना वो ये वाला पूछेगा, HRCQ। ज्यादा से ज्यादा कुछ पूछा तो ड्रॉप आउट फ्यूज पूछेगा, सेमी वायर्ड पूछेगा, क्योंकि हम नॉर्मली यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर दैट फ्यूजेस के हैं इतने सारे टाइप्स, विच इज सेमी एनक्लोज और वायरेबल टाइप्स, जो हम लोग नॉर्मली घर पे यूज करते हैं, है ना। एक फ्यूज जो सिरामिक का होता है, उस पे क्या होता है, वायर कनेक्टेड होता है, दैट इज द रीवायरेबल टाइप ऑफ फ्यूज विच इज कॉल्ड एज सेमी एनक्लोज। एक होता है टोटली एनक्लोज और कार्टेज टाइप का, अभी उसका फोटो दिखाऊंगी वो कैसे दिखता है। अनदर इज ड्रॉप आउट फ्यूज, तो ड्रॉप आउट फ्यूज में भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे दिखे हैं ऐसे पोल माउंटेड सबस्टेशन होते कि नहीं, पोल माउंटेड सबस्टेशन, तो नहीं यहाँ पे ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, आइसोलेटर्स लगे होते हैं। एक फ्यूज होता है, वो क्या होता है, यहाँ से फ्यूज देन पट से नीचे गिर जाता है, वो जो फ्यूज होता है ना उसको ड्रॉप आउट फ्यूज होता है। उसका भी डायग्राम में दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। एक्सपल्शन फ्यूजेस, HRC फ्यूजेस, स्ट्राइकर फ्यूजेस एंड स्विच फ्यूजेस, ये है तीन टाइप के फ्यूजेस। नाउ सेमी इनक्लोज्ड और रिवायरेबल टाइप, this type of circuit is mostly used in the small current circuit for the or for domestic wiring. The fuse case and the fuse carrier are the two main parts of the reliable fuses. The base of fuses is made of porcelain and it holds the wire, which may be made up of lead, tin, copper, aluminium or alloy of tin lead. ठीक है, थोड़ा सा पतला सा वायर जो जल्दी से जल सके, ऐसे वाले वायर्स जो है वो वहाँ पे लगाते हैं। The fuse carrier can be easily inserted or taken out in the base without opening the wire, ठीक है। विदाउट ओपनिंग, कुछ भी ओपन किए बगैर मैं उसको क्या कर सकती हूँ, वायर जो है उसको निकाल के फिर से लगा सकती हूँ। ये होते हैं हमारा सेमी एनक्लोज रिवायरेबल टाइप, ये कैरियर्स एंड ये बेस, ये दो जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वाला जो पार्ट है ना ये कंडक्टर्स है, ये इसको कनेक्ट होता है, तो ये भी क्या है, दिस आर माय कॉन्टैक्ट्स, ये भी कॉन्टैक्ट्स है, ये भी कॉन्टैक्ट्स है। ये इसको जब जुड़ेगा ना, यहाँ का करंट यहाँ का करंट यहाँ जाएगा, यहाँ का करंट यहाँ जाएगा, तब जाके ये करंट जो है आगे लेके जाएगा, ठीक है। पर ये क्या होता है, ये वायर जो है जल जाते हैं, तो ये वायर्स क्या करते हैं, फ्यूम्स क्रिएट करते हैं, फ्यूम्स क्रिएट करते हैं, आजू बाजू ना काला काला बन जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डेंजरस होता है in the area where is a sensitive one. Revariable fuses suffers from the following disadvantage. Unreliable operation. Unreliable operation मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी रिलायबल नहीं होते। ज़्यादा गर्मी हुई और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज है, करंट थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया तो उसको एट टाइम जहाँ पे बंद होना चाहिए उसके पहले ही कभी कभी बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पता ही नहीं लगता है उसको कि कौन सा चीज़ बंद करना है, कौन सा चीज़ और स्टार्ट रखना है ना, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, कभी हेल्दी पार्ट और फॉल्टी पार्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटली एनक्लोज्ड और कार्टेज टाइप, ये दिखते हैं इस टाइप के,
तो मैंने आपको शायद दिखाया था, इफ यू हैव बीन टू द कॉलेज। ठीक है, तो ये है मेरा कार्टेज टाइप का enclosed, totally enclosed fuses. The fuse element is totally enclosed in an enclosed container and it has a metal contacts on both sides. तो ये both side पे क्या है, metal contacts है, ये पूरा totally enclosed है. These fuses are further classified as D-type cartridge fuses and link type cartridge fuses. तो ऐसे दो टाइप के fuses होते हैं. तो इसका सिंबल इस टाइप में होते हैं. fuses जो है ये छोटे से, पर ये हाई वोल्टेज के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये है फ्यूज एलिमेंट. नीचे में ये जो फ्यूज एलिमेंट दिख रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है, अंदर में भी वायर है. जैसे फ्यूज वायर होता है कि नहीं, वैसे ये फ्यूज वायर्स है, पर वो एनक्लोज कंडीशंस में इस टाइप में. ड्रॉप आउट फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पे है. तो इसका जो ना ऐसे वायर रहता है, वो वायर पॉट से नीचे गिर जाता है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज. इस वायर्स में क्या होता है, ऐसे ये वाली जो वायर्स है ना, ये देखो, इसके अंदर में होती है वायर, अगेन वायर जो जलने के लिए बनी होती है ना. अगर एक्सेस करंट आ गया ना, तो ये जल गई तो इसका कांटेक्ट और इसका कांटेक्ट टूट गया, तो ये जो लाइन है ना, वो लाइन क्या होती है, ये जो डंडा है, वो डंडा नीचे गिर जाता है, इट फॉल डाउन. Melting of fuse causes the fuses element to drop out under gravity about its lower support. तो लोअर सपोर्ट्स को लेके, नीचे वाले सपोर्ट से लेके क्या हो जाता है, ये ऊपर से जो है नीचे गिर जाता है. ठीक है, ड्रॉप आउट हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज. Such type of fuses is used for protection of outdoor transformer. तो basically pole mounted जो outdoor protection के लिए यूज हो रहे हैं, 11 kV सबस्टेशन जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम ड्रॉप आउट फ्यूज यूज करते हैं. तो ये ऐसे दिखते हैं, देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 फ्यूजेस लगे हुए हैं, लाइक दिस. देखो वायर्स आ रहे हैं यहाँ से, अनदर वायर जा रहा है यहाँ पे, ये वायर पास हो रहा है यहाँ से. ठीक है, अब ये वायर क्या हो गया, यहाँ से जल गया, ये जल गया, क्या हो गया, ये ड्रॉप हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है. अब यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो एक फेस में क्या हो गया, सप्लाई बंद हो गया, एक फेस का सप्लाई बंद हो गया. तो अपने घर पे क्या होता है कि एमसीबी हो जाता है ना, एमसीबी नीचे गिर जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से लगाते हैं. वैसे ही सेम क्या करता है, यहाँ पे लाइनमैन आता है, यहाँ का वायर इसके अंदर का जो वायर है वो चेंज कर देता है और यहाँ पे लगा देता है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा सप्लाई स्टार्ट. स्ट्राइकर फ्यूज. अब स्ट्राइकर फ्यूज होते हैं मैकेनिकल टाइप के, मैकेनिकल डिवाइसेस पे यूज किया जाता है. तो इसमें हाइड्रोलिक्स टाइप के फ्यूजेस जो है वो यूज होते हैं. अच्छा, ये फ्यूज मैंने भी नहीं देखा है. ठीक है, तो मुझे इतना कुछ आइडिया है नहीं, पर वो बोलते हैं कि मैकेनिकल डिवाइसेस में हम मैकेनिकली स्ट्रिंग को हाइड्रोलिक वेव में वो फ्यूजेस जो है ऑपरेट करते हैं. अगेन ये चीज़ों में क्या होता है, अंदर में फ्यूज वायर्स ही होते हैं जो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं. ठीक है, तो ये डिस्टर्ब, आगे की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. इसको अगेन मुझे ओपन करके उसको में वायर लगाना पड़ता है. स्विच फ्यूजेस. नाउ स्विच फ्यूजेस जो है वो जिसको क्या बोलते हैं, आयरन क्लैड. हम लोग ने अभी पढ़ा है ना, ICDP, ICTP, है ना, ट्रिपल पोल डबल पोल. ये क्या है, ट्रिपल पोल वाली कंडीशन है. नॉर्मली घर पे डबल पोल वाली लगती है. ये है आयरन क्लैड और डबल पोल. ये जो स्विचेस है, ये स्विचेस को बोलते हैं स्विच फ्यूजेस. नाउ स्विच फ्यूजेस जिस आयरन क्लैड, आयरन से बने होते, क्लैड से होते. ये देखो यहाँ पे एक ही दिया रहता है, नीचे किया तो सभी के सभी जो है ऑफ कंडीशंस में क्रिएट हो जाती है. द रेटिंग ऑफ फ्यूज यूनिट इज इन द रेंज ऑफ 30, 60, 100, 200, 400, 600 एंड 800 एम्पियर्स. मतलब 800 एम्पियर्स बोल रहे हैं, तो ये मीडियम वोल्टेज तक जारी है. लो टू मीडियम वोल्टेज के लिए हम यूज कर रहे हैं. This fuse unit is available as a 3-pole
4 पोल यूनिट। किसके लिए यूज हो रहे हैं? 3 पोल एंड 4 पोल यूनिट के लिए। 4 पोल इसलिए क्योंकि यहाँ से एक और जो है ना लिंक लगी रहती है, तो लिंक लगी रही तो 4 पोल हो जाती है। The making capacity of such type of fuses is up to 446 किलो एम्पियर। तो ये क्या है? दिस इज माई सस्टेनेबल वोल्टेज। लग गई ना, ये इसकी बता रहे हैं कि ये क्या है, 800 एम्पियर्स के लिए क्या है, ऑपरेशन है। पर ये क्या है, ऐसे 46 के किलो एम्पियर के लिए भी वर्क कर सकते हैं, पर कितने की देर के लिए? इट इज ओनली फॉर 0.01 सेकेंड। तो एकदम से करंट जो है यहाँ पे गिर गया इतना वाला, तो सिर्फ सेकंड्स के लिए, इतने सेकंड के लिए वो ऑपरेट होकर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सप्लाई कि कैसे कितने देर तक वो चल जाएगा, कितने इस पे चल, विथ स्टैंड प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, कितने देर तक वो होल्ड कर सकता है, हाउ मच टाइम इट कैन होल्ड। अच्छा मैं बता रही थी 800 एम्पियर्स। ठीक है, 800 एम्पियर्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर 800 एम्पियर्स भी बहुत कंटिन्यूअसली चल रहा है फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, तो वो वहाँ पे भी ट्रिप होने के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि आप लोग के ऊपर पे एक भारी सा बैग रख दिया, पूरे दिन घूमो बोलेंगे, कंटिन्यूअसली 2 दिन घुमा रही हूँ, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी, है ना। वो थोड़ा पीठ दुखेगा, या फिर आप लोगों की कैपेसिटी जो है होल्ड करने की वो कम हो जाएगी। तो वैसे ही डिवाइसेस का भी होता है, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, वो थोड़े देर तक ही होल्ड कर पाते। दे कैन safely break depending upon rating currents of the order of 3 times the load current। तो इसको रेटिंग्स जब हम लोग इसका डिसाइड करते हैं ना, तो वो डिसाइड कैसे करते हैं, 3 टाइम्स द लोड करेंट। तो लोड करेंट अगर मेरा यहाँ पे मोटर रखी है ना, जिसकी मोटर की करंट है 15 एम्पियर, तो कंसीडर करो ये 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स कितना हो गया, 15, 45, 45 एम्पियर तक करंट जो है इस एमसीबी ने उठाना चाहिए, ये फ्यूज ने क्या होना चाहिए, उठाना चाहिए। ठीक है, फॉर अ सेफ्टी टाइम पीरियड, सेफ्टी टाइम पीरियड के लिए वो ऑपरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। नाउ हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस जो है, ये इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ दिस हैव ऐसे बोलते हैं, explain the construction and principle of the HRC fuses। now HRC fuses क्या है, it look like this। ठीक है, ये होते हैं HRC fuses। अगेन क्या है, यहाँ पे मेटालिक कैप है। ठीक है, ये मेटालिक इलेक्ट्रोड्स है जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे आगे डिवाइसेस में कनेक्शन जो है इस टाइप में किया जाता है विद द स्क्रूज वाले। अब यहाँ के अंदर में क्या होता है, अंदर में क्या मटेरियल्स है और कैसे वर्क होते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये होते हैं मीडियम टू हाई वोल्टेजेस के लिए यूज। ठीक है, अब जैसे हम HRC अभी फ्यूजेस के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूजेस जो है अंदर से क्या होते हैं, वायर होते हैं। फ्यूजेस, और जैसे ही फ्यूज बोले ना, तो फ्यूज समझ लेना अंदर कोई तो भी वायर है, और वो वायर को कभी कभी प्रोटेक्शन दिया जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है ना। तो अभी तक के जो भी फ्यूजेस देख रहे थे ना, वो फ्यूजेस क्या हो रहे थे, कुछ एनक्लोज थे कुछ बाहर थे। तो वो क्या करते थे, एक बार जलने के बाद है ना, तो एनक्लोजर भी अंदर से खराब होने लगते हैं, या फिर सिर्फ ओपन में रहे तो वो ओपन में फ्यूम्स प्रोड्यूस करते जाएंगे, है ना। जो आजू बाजू जो सिस्टम चलते रहा उसको भी डिस्टर्ब करेगा। फ्यूज क्या करता है, आग प्रोड्यूस करता है ना, वो फायर क्रिएट करने के चांसेस क्रिएट करते हैं। तो ये फ्यूजेस जो है थोड़ा सेफ्टी मैनर्स में बनाने के लिए हम क्या कर दिए, वो उसको बोलते हैं, ऐसा कोई फ्यूज इन्वेंट हुआ जिसका नाम दे दिया हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, HRC फ्यूज। नाउ HRC फ्यूज के अंदर में क्या होता है, ये जैसे मैंने आप लोग को ऊपर से दिखा दिया, इस टाइप पे दिखते हैं ना। अंदर से कैसे दिख रहे, अंदर से इस टाइप में, दिस इज माय लिंक, कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स है, मेटल कैप्स है। ठीक है,
ये कि मेटल क्या है, ये दिस आर माय इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगा दिया एक वायर, जिसको क्या बोलेंगे, फ्यूज एलिमेंट। ये फ्यूज एलिमेंट बना होता है सिल्वर से। अभी तो मुझे और पता है कि सिल्वर जो है जल्दी से मेल्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा टाइम पीरियड लेगा, पर वो भी क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर गोल्ड रहे या फिर सिल्वर रहे, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, इनसे थोड़ा सा ज्यादा होता, कम होती है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट कम पॉइंट में ही वो जलने के चांसेस क्रिएट होते हैं। तो ये हो गया सिल्वर से। अब सिल्वर यूज किया है मतलब इसमें ये थोड़ा कॉस्टली हो गया, है ना। वन ऑफ द थिंग, ये HRCPUs क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, पर ये होल्ड कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, है ना। लॉन्ग पीरियड के लिए यूजफुल हो रहा है, और हाई वोल्टेज के लिए भी हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और करंट जो भी यहाँ से जा रहा है वो क्या हो गया, वो हेल्दी करंट जा रहा है, मतलब पासिंग ऑफ द सप्लाई जो है वो हेल्दी कंडीशंस में है। अनदर क्या है कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ना, ये फील्ड है एक फिलिंग पाउडर से, ठीक है। क्या है, फील्ड है एक फिलिंग पाउडर, मतलब अंदर एक चीज रखा है और बाकी सारी जो चीज है ना वो कवर्ड है। कभी आप लोग कैपेसिटर खोलते हो तो ऐसे उसमें डस्ट डस्ट दिखती है ना, कुछ तो भी पेपर पेपर रहते हैं, एनक्लोज रहता है। सिमिलरली ये भी चीज जो है एक फिलिंग पाउडर से मिक्स होती है, जो एक इंसुलेशन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। अब ये इंसुलेशन कुछ भी हो सकते हैं, चौक का डस्ट होगा, मार्बल के डस्ट होगा, है ना। तो ये जो भी डस्ट है वो मार्बल या फिर चौक, ऐसे कुछ तो भी एलिमेंट है जो क्या करते हैं कि ठंडा पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि करंट यहाँ से जाते टाइम पे जब भी करंट जा रहा है तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर करंट जो है यहाँ पे पास होते रहता है। तो ये पास होता है तो सिल्वर जल्दी से मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है, ज्यादा देर तक क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके आजू बाजू जो है वो ठंडा है ना। बाकी के जो थे वो ओपन वाला था, ओपन होने की वजह से क्या हो रहा था, करंट जो सर्कुलेट हो रहा था वो करंट टेम्परेचर का सर्कुलेट जो हो रहा था वो पूरे एक्सेस में हो रहा था, बाहर साइड में जा रहा था, है ना। उसको ठंडा करने के लिए एयर भी कभी भी क्या होता है कि एक बार थोड़ा गर्म हुई तो थोड़ी देर के लिए गर्म रहता ही है, उसको ठंडा होने के लिए एक कूलर लगाना पड़ेगा या फिर कुछ तो भी ऐसा एक्सट्रैक्शन रखना पड़ेगा, है ना। वैसी चीज करनी पड़ती है, पर यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एलिमेंट को सेव करने के लिए, थोड़ा ठंडा पहुंचाने के लिए ऐसे फिलिंग पाउडर लगा देते हैं। जो फिलिंग पाउडर्स क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट्स को जल्दी से गर्म होने नहीं देते, तो गर्म नहीं हुआ तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होगा, और क्या कर देते, सॉरी, गर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि वो मेल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज माय कार्ट्रिज, तो ऊपर के कवरिंग को क्या बोले, कार्ट्रिज। ब्रास एंड प्लेट्स, दिस आर मेड अप ऑफ ब्रास एंड प्लेट्स। तो ये डायग्राम क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है। HRCPUs फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम 1 मार्क, कंस्ट्रक्शन 2 मार्क, 4 मार्क 2 मार्क और प्रिंसिपल्स पे। कंस्ट्रक्शन HRCPUs अभी जो भी दिख रहा है ना, ये भी जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो सब लिख डालना। क्या क्या था, HRCPUs मेनली कंसिस्ट ऑफ हीट रेजिस्टेंट सिरामिक बॉडी। ऊपर की जो बॉडी थी वो सिरामिक बॉडी थी, हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट रेजिस्ट कर रहा है, अपोजिशन ऑफ हीट, हीट को अप्लाई नहीं होने दे रहा है, ठंडा है मतलब, सिंपली भाषा में। बोथ द एंड ऑफ सिरामिक बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेटल कैप्स, दोनों भी क्या थे, मेटल कैप से बने थे, है ना। ये सिरामिक बॉडी, दिस इज माय मेटालिक पार्ट। Next is a silver current carrying element is welded to this metal end caps. तो metal end caps के बीच में क्या था, silver current carrying element। तो current carrying element जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो silver है। The current carrying element is completed surrounded by a filling powder। filling powder है, filling powder material may be a plaster of Paris, एक तो plaster of Paris होगा, chalk होगा, quartz होगा, या फिर मार्बल डस्ट होगा। ये कुछ इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो जो कंपनीज बनाने के देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, और जिसका इंसुलेशन अच्छा है तो इंसुलेशन टेस्ट होते हैं
कि किसका इंसुलेशन बेस्ट है, तो वो इंसुलेशन वहाँ पे लगता है और कौन सा थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। Peeling material act as an air quenching and cooling medium when fuse elements blow off due to excessive heat generate under normal condition। अब क्या है, अब ये चीज का मतलब क्या है, अब ना मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्यूज बटन लगा दी, ठीक है, मैंने फ्यूज निकाल दिया और बटन लगा दी, बटन इधर से स्विच लगा दिया। अब स्विच क्या है, स्विच का काम है ऑन ऑफ करना। मैंने क्या कर दिया कि मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, सॉरी ऑफ कर दिया। अब करंट यहाँ पास नहीं हो रहा है, पर स्टिल ये ऑफ होने के कंडीशंस में भी यहाँ से करंट पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्विच की कैपेबिलिटी नहीं थी। वो करंट क्या कर रहा था, यहाँ से जा रहा था, उसने करंट यहाँ ली और यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया। जंप करके यहाँ चला गया मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, आर्क। ये डिवाइस को खराब कर देगा, है ना। वैसे ही रहता है, करंट जो है ना एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए बना होता है। कोई भी डिवाइस है, वो वोल्टेज के डिवाइस के वो वोल्टेज के ऊपर चला गया तो डिवाइस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब होके वो क्या होगा, ऐसे क्विंच कर देगा। अब क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि स्विचेस है, स्विचेस है। और स्विचेस में क्या है कि ऐसा एंड कैप्स लगे, एंड कैप्स के बीच में क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। फ्यूजेस में क्या है, ऐसे दो इलेक्ट्रोड है और बीच में ऐसा एलिमेंट है जो सिल्वर एलिमेंट है। अब ये सिल्वर एलिमेंट यहाँ से करंट पास हो गया ना, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा ठंडा गर्म होना लग जाएगा। गर्म होगा तो यहाँ से मेल्ट होगा, क्या होगा, यहाँ से मेल्ट होने स्टार्ट हो गया। सपोज यहाँ मेल्ट स्टार्ट हो गया, पर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट ये जब जब दूर दूर कर रहा था ना, ये ऐसा था ना, जैसे ही मेल्ट हो रहा है ना तो करंट यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, और थोड़ा सा लेके गए तो करंट यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, और थोड़ा सा लेके गए तो ये करंट यहाँ से यहाँ पास हो रहा है। क्योंकि क्या है, यहाँ से जो करंट जो पास हो रहा है ना वो हाई वोल्टेज का है, 800 एम्पियर्स का करंट है, 230 नहीं। सपोज यहाँ पे 1 किलो एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो 1 किलो एम्पियर इज बहुत ज्यादा हो गया। वो करंट को रोकने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वो पास वाला एलिमेंट देखेगा और कूदने की कोशिश करेगा। कूदना मीन्स आर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगा, कम से ज्यादा होगा ना, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ बढ़ गया, और बढ़ रहा है। ये तो ऑलरेडी चिंगारी यहाँ लगी थी और बढ़ गया, ये क्या हो गया, और बढ़ गया, दूर लेके गए और बढ़ गया, है ना। तो ये क्या करते थे कि आजू बाजू डिवाइसेस ना खराब कर देते थे। ये तो फिर ये करंट तो यहाँ से यहाँ पास होने के लिए कुछ भी नहीं लगेगा, पास है ना। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं कि ये ऐसा स्पार्क ना प्रोड्यूस हो, तो इसके बाजू में क्या कर देते हैं, ऐसे पीलिंग पाउडर लगा देते हैं। अब जब ये ऐसा चीज हो जाएगा, पीलिंग पाउडर वैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जब भी ये मेल्ट होगा तो ये आजू बाजू वाली एरिया क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये फीलिंग पाउडर्स है ना अंदर की, वो फीलिंग पाउडर्स उसको एब्जॉर्ब कर देगा। तो एब्जॉर्ब करेगा तो वो करंट जो है, स्पार्क कभी प्रोड्यूस ही नहीं होगा। स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा तो फायर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसा कुछ जो है लगा के हम फ्यूजेस वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये फिलिंग पाउडर जो है आर्क क्वेंचिंग के लिए जैसे मदद कर रहा था, आर्क को क्विंच कर रहा था। क्विंच मीन्स मिटाने की कोशिश, ठीक है, मिटा रहा था, एक्सटिंग्विश कर रहा था, एक्सटिंग्विश या फिर क्विंचिंग, दोनों भी दो तीन वर्ड है जो अभी आपको पूरे लेसन्स में पढ़ना है, क्विंचिंग एंड एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब आग रहती तो बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर लगाते कि नहीं, तो वैसे ही ये एक्सटिंग्विशर जैसे काम होते हैं। ये जो फिलिंग पाउडर्स होते हैं ना, वो एक्सटिंग्विशर जैसे प्रोड्यूस होते हैं। अभी एक्सटिंग्विशर को मिटाने के लिए, फायर को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, CO2 वाले गैसेस जो है वो लगाते हैं, है ना, ऐसे स्प्रेड करते हैं। तो CO2 क्या है, CO2 जो है ना
वो भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो भी क्या है, कूलिंग जैसे यूज हो रहे हैं। तो कुछ कुछ सर्किट ब्रेकर्स में ना हम CO2 भी लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो ठंडा रहते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, वो भी यूज होता है। पर नाइट्रोजन क्या होता है, वो तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, या फिर क्या होता है, कूल करने के लिए डिवाइसेस ऑपरेशन उसका एक बार गर्म हुआ तो वो ज़्यादा रिएक्शन जो है वो रिएक्शंस बहुत करते हैं। उसकी जगह पे SF6 लगाते हैं, SF6 वाले गैस यूज करते हैं। तो ऐसे सम अनदर अनदर गैसेस जो है हम यूज कर देते हैं फॉर कूलिंग पर्पस के लिए। तो अगर जहाँ पे मुझे ऐसे एलिमेंट नहीं लगाने हैं, ऐसे डस्ट वगैरह नहीं डालने हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि एलिमेंट ये चीज़ें को ऑपरेट करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजेस, HRC फ्यूज। वर्किंग कंडीशंस कैसे होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो क्या होता है, एलिमेंट वहां पे टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर की वजह से वो क्या होता है, मेल्ट होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द फ्यूज एलिमेंट इज एट टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी तो क्या है, फर्स्ट एक नॉर्मल कंडीशन, एक एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, फ्यूज है, ऐसी है, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, अब ये यहाँ से करंट पास होके निकल भी गया है ना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, ये एलिमेंट जो है वो मेल्ट नहीं हुआ। तो ऐसे चीज को क्या बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, विदाउट कैरिंग द ओवर हीटिंग। पर अब फॉल्ट कंडीशन आ रही है, फॉल्ट कंडीशन इज कॉज ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड। ओवरलोड कंडीशंस अगर यहाँ पे आ रही है तो एक्सेस ओवरलोड हो गया, मतलब यहाँ से करंट जो है ज़्यादा खींच रहा है, ज़्यादा खींच रहा है तो करंट जो है यहाँ से इंडरश करंट जाएगा। और शॉर्ट सर्किट, कहीं पे भी फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो भी इंडरश करंट कहलाता है, ठीक है, वो भी करंट क्या हो गया, इंडरश करंट कहलाता है। जो करंट अगर यहाँ से प्रोड्यूस हुआ तो ये यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज क्या करेगा, ये एलिमेंट को जला देगा। अब जैसे मैंने बोल रही कि जलाने वाले यहाँ पॉइंट पे धीरे धीरे एक पॉइंट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, वो हीटअप धीरे धीरे क्या करता है कि ये पॉइंट्स को जला देता है ना, इतने पॉइंट्स को क्या होता है, जला देता है। और वो जलाते टाइम पे ना वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है। पर ड्यू टू यहाँ पे फिलिंग पाउडर्स जो लगे हैं, वो फिलिंग पाउडर्स क्या करते हैं, वो फ्यूम्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या हो गया कि अभी यहाँ पे कोई फ्यूम्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रही और आर्क ही नहीं हो रही, तो वो इजीली क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, इतनी पोर्शन में है, इतनी पोर्शन में वो क्या हो गया, मेल्ट होके गायब हो रहा है ना, तो वो ओपन कर देता है। when a fault occurs the current increases and the heat produces। जो fault occur हो गया, करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुआ, जो ये हीट जो है सफिशिएंट है टू मेल्ट एनी फ्यूज एलिमेंट। और वो फ्यूज एलिमेंट्स जो है मेल्ट बिफोर द फॉल्ट करंट रीचेस इट्स पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू मतलब हाईएस्ट, और करंट पास होने के पहले ही वो क्या हो जाता है, ये फ्यूज एलिमेंट को मेल्ट होना ज़रूरी है। मतलब करंट अब यहाँ पे 16 एम्पियर का करंट जो है और 24 एम्पियर जो है, ये पीक करंट है, आगे से पीक करंट आ रहा है, पर इतनी करंट में वो मेल्ट हो गया तो अच्छी बात है, आगे में ये करंट जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिफोर पीक वैल्यू ही वो क्या हो जाता है, करंट एलिमेंट मेल्ट हो जाता है। वेपोराइजेशन ऑफ मेटल एलिमेंट, metal silver element chemically reacts with filling powder and result in the formation of high resistance substance and help in quenching the arc। तो क्या हो गया कि जो भी मेटल हो रही है, मेटल जब जल रहा है उसका वेपराइजेशन हो रहा है, फ्यूम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है। वो किससे एब्जॉर्ब हो रहा है, फिलिंग पाउडर से, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट में क्या हो गया, वो हाई रेजिस्टेंस टू हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। और एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है, इट हेल्प्स फ्रॉम क्विंचिंग द आर्ट। तो आर्ट को क्विंच कर रहा है, क्विंच कर रहा है मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है।
This is how the fuses work. Now this is my characteristics of HRC fuse. We will learn this HRC fuse का character in next lecture. Next lectures में हम ये पढ़ेंगे. Okay, done? समझ में आ रहा है सभी को? कोई पार्ट है जो रिपीट करना है?